नमस्कार। मैं निर्मला सीतारमन जी का बहुत बहुत आदर करता हूँ, लेकिन उन्होंने पीछे एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स वापस लाएंगे। अब मुझे और साथ में ये भी कहा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाए गए थे तो पारदर्शिता की वजह से लाए गए थे। दिस इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से लाए गए थे, और इनको अब दिक्कत ये हो रही है कि इस चुनाव के लिए तो इनके पास पैसे हैं क्योंकि बहुत इकट्ठे कर लिए, और अब उनको मालूम नहीं कि भाई हारने के बाद इनको पैसे की तो ज़रूरत होगी। ऑफ कोर्स निर्मला जी तो कह रही हैं कि भाई हम जीतेंगे और दोबारा लाएंगे, लेकिन ये इनसे पूछना चाहता हूँ ख़ास तौर पे मोहन भागवत जी से कि आप चुप क्यों हैं। पिछली बार भी मैंने ये सवाल पूछा था, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, उन्होंने कहा था ये अवैध पैसा है, गलत तरीके से लाया गया, और मोहन भागवत जी आज भी चुप हैं। और आज भी मैं पूछूंगा मोहन भागवत जी से कि आपकी क्या राय है। आप तो इनके परिवार के लोग हो ना, तो आपको अपनी राय सामने रखनी चाहिए। और निर्मला जी तो जैसे मोदी जी गारंटी करते हैं, मोदी की गारंटी, ये तो निर्मला की गारंटी लगती है मुझे कि हम दोबारा इलेक्टोरल बॉन्ड लाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको 6 लाख करोड़ मिल गया, 6,000 करोड़ मिल गया, 6 लाख नहीं 6,000 करोड़ मिल गया, और उससे आपने क्या किया, और कह रही हैं ये तो ब्लैक मनी, जो कैश का पैसा है, ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट ये जो 6,000 करोड़ था ये कौन से कैश का पैसा था? ये तो वाइट पैसा है जो कॉरपोरेट सेक्टर ने आपको दिया है, और जिसकी रेड हुई उसने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया, और आज भी कहती हैं कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है रेड के साथ। तो एक तो मोहन भागवत जी इस पे स्पष्टीकरण दें, और दूसरा प्रधानमंत्री जी आज भी कहते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाए गए थे वो सही तरीके से लाए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया कि ये गलत था, तो प्रधानमंत्री जी को इलेक्शन के दौरान ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कि आज के दिन मैं चुनाव की बात तो ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारी इकोनॉमी की बात, उसके बारे में मैं कुछ 2-4 बातें आपसे कहूँगा। पहली बात तो ये है कि अब हमने दालें भी इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। उड़द की दाल हमने इंपोर्ट कर दी। क्यों? क्योंकि जो किसान को एमएसपी मिलना चाहिए था, क्योंकि दालों पे एमएसपी तो है नहीं, जो मिलना चाहिए उनको, तो वो उनका दाम बढ़ गए हैं दालों के, और इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि दाम गिरें, क्योंकि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसको ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे। फ़ायदा किसान को होगा, कंज्यूमर को ज़्यादा दाम देने पड़ेंगे, कंज्यूमर ज़्यादा दाम देगा, इनको इलेक्शन में नुकसान होगा, इलेक्शन में नुकसान ना हो इनको, तो इसलिए वो इनको इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब किसान को नुकसान पहुंचाना, और अपनी राजनीति दृष्टिकोण से इलेक्शन को देखकर इंपोर्ट करने दालें ताकि किसानों को दाम कम मिले, और आरोप यह है कि किसान होर्ड कर रहा है। होर्ड नहीं कर रहा, इतनी पैदावार ही नहीं है, और पैदावार इसलिए नहीं है क्योंकि आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं उसकी तय की। तो ये किस किस्म की इकोनॉमी चला रहे हैं? और मालूम है आपको, इन्होंने जो लोगों से पैसा लिया है अपना इकोनॉमी चलाने के लिए, वो लगभग 5.86 लाख करोड़ है। इन्होंने बोरो किया है, इनके पास पैसा नहीं है।
बोरोड मनी से देश को चलाना, उसी बोरोड मनी के साथ ही अपनी सुविधाएं देते हैं लोगों को, उसी बोरोड मनी के साथ 5.86 लाख करोड़। और IMF ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी हैज द पोटेंशियल वेयर द बोरोइंग विल बी 100% ऑफ GDP। तो ये अपनी, अगर वो भी राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ बोरो क्यों करते हैं, क्योंकि इनको कई सुविधाएं फ्री में दे रहे हैं। हालांकि आलोचना करते हैं कि फ्री बीज नहीं होने चाहिए, हर चीज फ्री में दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं। तो फ्री क्यों इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ गया। बोरो इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव आ गया। वो डेट कौन देगा वापस, पैसा कौन देगा, आप और मैं, टैक्स के द्वारा। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही। 15 लाख लोग नेट, जिनकी नेटवर्थ हाई है, वो देश से बाहर चले गए। यहां कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा। पब्लिक सेक्टर किस पैसे से इन्वेस्ट करता है, बोरोइंग के साथ। तो पैसा आपसे लो, इन्वेस्ट सड़कों पे करो, रोजगार मिले नहीं, प्राइवेट सेक्टर की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। और निर्मला जी कहती हैं कि बहुत बढ़िया इकोनॉमी चल रही है, और कह रही हैं, ये भी कह रही हैं कि हम अमीर होने की किसी को दिक्कत क्या है। अमीरों का पैसा तो छीन के नहीं आप लोगे। वो बिल्कुल सही कह रही हैं। वो कह रही हैं कि कैपिटल कहां से आएगा जब तक लोग अमीर नहीं होंगे। लेकिन एक बात निर्मला जी भूल रही हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कैपिटल होता है ना, वो ह्यूमन कैपिटल होता है। जहां आपकी इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों में हो। जब बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट होगी, जब वो सुविधाएं उनको मिलेंगी, स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट होगी, वो कैपिटल आगे जाके इस देश को अमीर बनाएगा। पैसा देश को अमीर नहीं बनाता, ह्यूमन कैपिटल बनाता है देश को अमीर। तो जिस फिनेंस मिनिस्टर को यही नहीं पता कि सबसे पहले उनको ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये प्राथमिकता देनी चाहिए, वो फिनेंस मिनिस्टर सरकार, वित्त मंत्रालय कैसे चलाएगा। और कह रही हैं कि हाँ, अमीरों को अमीर होना चाहिए। तो इसीलिए तो 2-3-4 लोग अमीर हो चुके हैं जो इनको फायदा पे पहुंचाते हैं। तो निर्मला जी साउथ इंडिया भी हो आई, हर जगह भी हो आई, बड़ी खुश रही कि वहाँ भी बड़ा इनको कह रही थी अपनी इंटरव्यू में कि वहाँ भी भाजपा का लोगों का रुझान भाजपा की तरफ जा रहा है। तो इनको मुबारक। मुझे तो सुना है कि मैंने कुछ वहाँ तो लगभग 39/0 है तमिलनाडु में। अब देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, after the first phase of elections, Prime Minister has tweeted and reclaimed that the BJP is going to gain ab ki baar 400 par, to which the Congress has countered saying that North mein half, South mein south. What do you have to say? And I don't have to say anything because no Prime Minister makes a statement like that unless he's worried. Unless the Prime Minister is worried that the going is not good, then only does the Prime Minister makes a statement like that. कि फर्स्ट फेज के बाद 400 पार। अब 400 पार पता नहीं कौन सी 400 की बात कर रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं। सर, वायनाड को लेकर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि राहुल गांधी इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू विन द वायनाड सीट, दैट्स व्हाई पहले बीजेपी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विन। वायनाड की तो बाद में बात होगी। अब क्यों प्रधानमंत्री जी घबराए हुए हैं इतने कि वायनाड की बात करते हैं? बात करें ना बिहार में क्या हो रहा है, बात करें ना अभी राजस्थान में क्या नतीजे आ रहे हैं, बात करें ना तो यूपी में पहले चरण में चुनाव में क्या हो रहा है, उसकी बात करें। अब हम भी जानते हैं कि असलियत क्या है। ये 400 पार तो इन्होंने, आपको मालूम है पश्चिम बंगाल में इन्होंने ऐसे ही दावा किया था कि हमारी इतनी सीटें मिलेंगी, आपको मिलेंगी, तो क्या हुआ? तो ये 400 पार एक और जुमला है। हाँ सर, अरविंद केजरीवाल की डाइट को लेके काफी चर्चा है ना, क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी में है और मैटर कोर्ट में भी गया है।
लेकिन वो क्या खाएं क्या ना खाएं, ईडी कुछ कह रही है, तिहाड़ का कुछ और कह रहा है सर, कैसे? ईडी को किसी वो बुलाना चाहिए, कोई क्या होता है उसको, जो जो खाने पीने का देखने वाला हो, डाइटिशियन बुलाना चाहिए कि भाई कैसी डाइट देनी चाहिए। और ये तो एक मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ बननी चाहिए, राइट? एट द मोमेंट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट केजरीवाल इज टैंगोइंग विद मैंगोज, right? And the whole world is talking about it. I mean, is this the state of our country with 1.4 billion people, that this becomes national news? That somebody is having mangoes becomes a basis of an argument in court. But then, sir, the enforcement directorate tells the court that this is being deliberately done by Mr. Kejriwal, so that he can deteriorate his health and then seek a medical bill. So therefore, now he is waiting for the health to deteriorate. अभी तो नहीं deteriorate हुई ना. So this is also an assumption that he is doing this, then his health will deteriorate. By the time his health will deteriorate, the election will be over. Their intent is to make sure that Kejriwal does not come out during the course of an election. लेकिन उनको बड़ी गलत फहमी है, जितनी देर उन केजरीवाल जी को अंदर रखेंगे उतना ही इनको दिल्ली में नुकसान होगा। जनता केजरीवाल और कांग्रेस के साथ है। सर, आज ही पीसी किया आम आदमी पार्टी ने, और ये कहा है कि उनको धीमी मौत दी जा रही है, अगर इंसुलिन नहीं दिया जाएगा तो उनकी जो नसें हैं वो एक तरीके से ब्लास्ट कर सकती हैं। इंसुलिन तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई। So the moral high ground on which BJP has been standing for so long, and it seems to have collapsed because of the electoral bond scam. What's your take on it? See, the point is that देखो, निर्मला जी ने एक और बड़ी अच्छी बात कही, और वे एक और एंकर इन इंटरव्यू में कहा, किसी ने इनसे पूछा कि भाई जिन पे आप आरोप लगाते थे कि वो करप्ट लोग हैं, उनको आप पार्टी में ले रहे हो, तो इनका जवाब मालूम क्या था? कि हमारी पार्टी में जो भी आना चाहेगा आ जाए। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई ये लोग तो करप्ट हैं, आप कहते थे ये करप्ट हैं, ही सेड दे आर वेलकम टू आवर पार्टी। तो जो फिनेंस मिनिस्टर इस देश का ये कह सकता है कि कोई भी करप्ट आदमी हो, पॉलिटिशियन हो, उसको हम पार्टी में ले लेंगे, तो फिर वो करप्शन की बात कैसे कर सकता है? करप्शन खत्म करने की बात कैसे कर सकता है? प्रधानमंत्री जी ये बात कैसे कर सकते हैं? मतलब कि एक तरफ तो आप कहते हैं हम करप्ट लोगों को लेंगे, और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम करप्शन खत्म करेंगे। मतलब कि अकॉर्डिंग टू देम अपनी करप्शन बढ़ाएंगे और दूसरों की खत्म करेंगे। So the Prime Minister always talked about now how many Hallelujah. So these remarks, are you saying Finance Minister, Prime Minister, all are hand in love with the corruption thing? I don't want to say anything against any individual, but if a minister of a government says that we are happy, it doesn't really matter to us that corrupt people who we accused of corruption are in our party and we have taken them, then obviously this party cannot be talking about eradicating corruption. Obviously these are double standards and we have seen them. I mean, ED is only going after what they allege as the corrupt people, but we know corrupt people are sitting in their government, and ED sort of turns the other way. So the BJP has been talking about a lot of infighting going inside India Alliance, be it in Kerala or in other states too, like Devanta. अरे इनसे पूछो कि आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपने सारे alleged quote unquote करप्ट नॉन करप्ट कांग्रेसी तो ले लिए, उनको टिकटें भी दे दिया आपने, उनको चुनाव भी लड़ा दिया, ठीक है ना? और जो बेचारे बीजेपी के वर्कर हैं वो कहते हैं कि क्या हम यहाँ दरी बिछाने के लिए आए थे? तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि भैया अपनी पार्टी पे ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि आप ही के लोग बगावत कर रहे हैं आपकी पार्टी में। आप कांग्रेस को भूल जाओ, कांग्रेस जो करेगी सो करेगी, विपक्ष जो करेगा सो करेगा, अब ध्यान अपनी पार्टी में हो। ऐसा ना हो कि 400 पार के बजाय 200 पार ना हो। सर, तमिलनाडु की अभी आपने बात की, वहाँ पर आफ्टर फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन रिगिंग एलिगेशंस हैं और 1 लाख वोटर्स के नाम मिसिंग है, ऐसा अंदेशा बीजेपी भी जता रही है, जबकि डीएमके कह रहा है कि बीजेपी इज आल्सो। वो तो जिताएगी ना भैया, मतलब कि जहाँ मतलब उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह में कई लाखों वोटर के इलेक्टर के नाम काटेंगे, वहाँ तो इनको कोई घबराहट नहीं होती। जहाँ ये हारते हैं तो ये आरोप लगाते हैं। Anything on Bengal you would like to comment, the kind of violence or predictions that were being made by Mamata Banerjee about Ram Navami and after the violence that has also been seen? ये बंगाल में तो इनके नंबर कम होंगे,
ये मैं आप प्रधानमंत्री जी को बता दीजिए कि मेरी भविष्यवाणी है सर कई जगह बोल कि आपके 18 जितनी मतलब के टीएमसी की सीट आएंगी ना, हाँ, उससे आधी सीट इनको आएंगी। मतलब कि अगर इनकी 10 हुई, इनकी 15 हुई तो उनकी 30 आएंगे, अगर इनकी 12 हुई तो उनकी मिनिमम 24 आएंगी। ये मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बता दीजिएगा उनको। Sir, a special court in Ranchi is to hear Hemant Soren's bail petition on Monday. He said that this is all a orchestrated plan, a well orchestrated plan and a political vendetta. Do you think that he will be able to secure it? This is the plan of this government. All important political leaders of any political party, they are foisting cases on them, mostly false cases, and keeping these leaders of political parties in jail. Right? They have done it with Kejriwal, they have done it with his ministers, they have done it with Hemant Soren, they have done it with others in the Congress party or even in the Shiv Sena who they imprisoned and who then joined the BJP. This is their political strategy, right? Now, in the case of Hemant Soren, in fact, it is even more shocking because Hemant Soren was arrested on the 31st of January, right? I came to Supreme Court and under Article 32, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए। हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जब हम तुरंत ही गए पहले हफ्ते में फरवरी के, तो उसकी पहली सुनवाई 27 फरवरी को हुई। 27 फरवरी को, 27 और 28 फरवरी को सुनवाई हुई और उसके बाद जजमेंट रिजर्व किया गया। दैट इज 28th of February द जजमेंट वाज रिजर्व्ड। वी आर ऑन विच डेट टुडे? अप्रैल 20th अप्रैल। 20 दिन अप्रैल के, 31 दिन मार्च के, 51 डेज और 50 मतलब कि 50 दिन, और हाई कोर्ट ने रिजर्व करके आज तक जजमेंट नहीं दी। आज तक जजमेंट नहीं दी। मतलब कि ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते क्योंकि जजमेंट नहीं दे रहा है, और हमारे पास एक ही रास्ता रुका है कि सुप्रीम कोर्ट आकर कहें उन्हीं जज साहब को जिन्होंने हाई कोर्ट भेजा था कि हमने जो आपको कहा था वो सही निकला। और इनकी मंशा ये है कि किसी तरीके से भी हेमंत सोरेन को और केजरीवाल को बाहर नहीं निकलने दो ताकि वो चुनाव में हिस्सा ना ले सकें। लेकिन इनको गलतफहमी है कि जितनी देर वो अंदर रखेंगे उतनी ज़्यादा सीटें ये हारेंगे। Sir, Supreme Court has recently reserved its judgment on the EVM issue, with regards to 100% matching of the VVPATs with the electronic voting machines. But while reserving its judgment, the Supreme Court said that, it can't be suspicious of everything. It also invited, in fact, ECI official to actually explain this whole process. Do you think that there would be a order that would pave the way for future elections? See, it's like this. I mean, I have very strong views on this. And let me just state my views. See, the procedure to cast a vote has something to do with the law. Like, कैसे मैं वोट करूँगा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बताएगा, इलेक्शन कमीशन बताएगी, ठीक है। लेकिन वोट किसको गया और क्या मेरा वोट जिसको मैंने डाला था उसकी वोटिंग में काउंट हुआ, ये प्रोसीजर की बात नहीं है, ये सब्सटेंस की बात है। सो आई हैव ए फंडामेंटल राइट एंड दिस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन because Article 324 says that the election must be free and fair. Election must be free because it not be influenced by factors, right? Outside factors like muscle power, like corrupt means. But it should be fair because I must know who I voted for, right? Now that has not been answered by the court at any time. And again, the matter has only been that the procedure, which procedure should be adopted. We are not talking about procedure here. We are talking about the fact that I, as an elector, am entitled to know that my vote was counted in favor of a person. That way, the only thing, there are only two ways to do it. One, you have ballot paper, which most countries in the world has adopted. Secondly, the process must be so transparent that
I should be able to cast my vote, whatever it is, cast my vote. And I must know that it is the person I voted for, I'm able to cast my vote. That question has never been answered by the Supreme Court, because Supreme Court itself says that free and fair election is part of the basic structure of the Constitution. But with regards to ballot papers, the Supreme Court said that it would be like going back 60 years, and in fact, just I had some observations to make on that. I'm not going to comment on the observation of any judge. The point is that ballot papers 60 years ago, there were issues, there were no technology. 60 years later, you have a machine, and if you have a machine, even for ballot papers, there would be technology to make sure that those things don't happen. Right? Technology is moving so fast. So the fears that we had 60 years ago may not be relevant today. But I'm not going to comment on anybody. My own position is that free and fair elections is part of the basic structure of the Constitution, and I must know who I voted for. सर एक और कंट्रोवर्सी हो गई है, दूरदर्शन का लोगो सैफरन रंग का हो गया पिछले कुछ दिनों से, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पर दूरदर्शन पहले ही सैफरन थी, और रंग तो बुरा नहीं है, मंशा थोड़ी खराब है, रंग तो ठीक ठाक ही है. Sir, anything on Rahul Gandhi's candidature from Amethi? How do I? Thank you. Thank you so much.